मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेनरी नियम के अंतर्गत हमें एक चीज और बतानी है, हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम क्या था, थोड़ा सा एक बार वापस आपको रिकॉल कर दूं। हमने संबंध पढ़ा था हेनरी नियम के अंतर्गत दाब और विलेय पदार्थ की मात्रा के बीच में, जो कि था m प्रोपोर्शनल टू p। इस नियम के अंतर्गत हेनरी की कुछ सीमाएं या नियम में कुछ सीमाएं इंक्लूड है जिस पर हेनरी नियम कार्य करता है। पहली सीमा क्या है इसके अंतर्गत, दाब बहुत अधिक ना हो, जो दाब आरोपित किया जा रहा है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम ना होना चाहिए। और तीसरा है कि जो विलेय है वो विलायक से रासायनिक क्रिया ना करे, अर्थात ना तो उसका संगुणन हो ना ही उसका वियोजन हो, कोई क्रिया ना करे। और चौथा जो है वो है कि विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ की मात्रा से कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन जो है वो तनु होना चाहिए जिसमें विलेय गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। ये चार सीमाएं हेनरी नियम के अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के अंतर्गत। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है द्रव विलयनों का वाष्प दाब। हमें पढ़ना है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, तो उससे पहले हम दो छोटी छोटी रासायनिक क्रियाओं, भौतिक क्रियाओं के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया जो है वो है हमारी वाष्पीकरण या वाष्पन। हम सभी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि द्रव की सतह से अणु जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में। द्रव के अणु द्रव की सतह से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण या वाष्पन। दूसरी एक भौतिक प्रक्रिया है जिसका नाम है हमारे पास में संघनन। संघनन का मतलब क्या है, ठीक इसके विपरीत। यदि वाष्प को ठंडा किया जाए या वाष्प यदि द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। यानी वाष्पीकरण और संघनन एक दूसरे की व्युत्क्रम है, उल्टी प्रक्रियाएं हैं। यानी वाष्पीकरण और संघनन के बीच में एक प्रकार से हमारे पास में क्या होगा, साम्य स्थापित हो जाता है अगर ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ साथ चलती है। द्रव यदि वाष्प में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और अगर वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। यानी ये चीज हमें पता हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये वाष्प दाब क्या है। जैसे भौतिक के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर दाब को परिभाषित किया गया है, वैसे ही यहाँ पर हमने वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। तो आइए, अगर हम किसी वाष्पशील पदार्थ को, ऐसा पदार्थ जो कैसा हो, वाष्प में परिवर्तित होता हो, जैसे सामान्यतः जल, पेट्रोल इत्यादि, इस वाष्पशील पदार्थ को यदि हम किसी पात्र में रख दें, मान लें कि एक शुद्ध अवस्था में एक पदार्थ है जो वाष्पशील है, जिसे हम विलायक मान लेते हैं, इसको हमने किसी एक पात्र के अंदर रख रखा है। क्या होगा कि जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगा, तो इस द्रव की सतह से उच्चतम ऊर्जा वाले अणु जो है वो धीरे धीरे इस सतह को छोड़कर किसमें विलीन होने लगेंगे, वाष्प में या वायुमंडल में चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अगर ये पात्र खुला हुआ है तो क्या होगा कि यहाँ से जो अणु बाहर जाएंगे वातावरण में, उस प्रक्रिया का जो समय होगा वो निश्चित नहीं होगा। ये प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि पात्र हमारा क्या है, खुला हुआ है। यही प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया यदि हम किसी बंद पात्र में करें तो क्या होगा, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक अनवरत समय तक पहले चल रही थी, अब वो एक सीमित समय तक चलेगी। क्यों? क्योंकि जो अणु है वो ऊपर पात्र के अंदर जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वहां पर एकत्रित होने लगेंगे और ये रिक्त स्थान क्या होगा, सीमित होगा। प्रारंभ में इस द्रव की सतह से अणु जो है वो वाष्प में बदलने की जो दर होगी वो अधिक होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वाष्प यहाँ एकत्रित होने लगेगी। ये वाष्प क्या करेगी, इस पात्र की दीवारों और इस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करेगी। उस दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब। ध्यान दें, मैं वापस इसको जोड़ता हूं। जब द्रव वाष्प में बदलता है अर्थात वाष्पीकरण, और वाष्प पुनः द्रव की सतह पर दाब आरोपित करके या द्रव में विलीन होने लगती है, जिसे हम संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। ये दोनों एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया थी।
जब इस प्रक्रिया के अंतर्गत साम्य स्थापित हो जाए, ध्यान दें, जब क्या स्थापित हो जाए, साम्य। साम्य का मतलब क्या हुआ कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो द्रव के वाष्प में बदलने की है, और संघनन की प्रक्रिया जो वाष्प के अणुओं का द्रव में बदलना है, ये दर आपस में जब बराबर हो जाती है तब उस स्थिति को हम कहते हैं साम्य की स्थिति। इस साम्य की स्थिति पर जो पात्र में यहाँ गैस एकत्रित हो रखी है, वाष्प के कण जो है वो द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करेंगे उसी दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ध्यान है। चलिए इसी के अंतर्गत एक और चीज आपको बताते हैं। ये तो हमने बात की किसी एक शुद्ध पदार्थ की। अगर हम किसी विलयन की कंपैरिजन विलायक से करें, विलयन और विलायक में फर्क क्या है? विलयन बना है दो पदार्थों के मिश्रण से, जबकि विलायक एक शुद्ध पदार्थ है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर, एक पात्र है जिसके अंतर्गत हमने विलयन भर रखा है। ये विलयन बनाने में हमने विलेय पदार्थ जो काम में लिया है, वो विलेय जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, जो स्वयं वाष्प अवस्था में परिवर्तित न होता हो, ऐसा विलयन हमने काम में लिया। तो विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, यानी विलयन के लिए, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जो है वो क्या होगा, कम होगा। इसका वाष्प दाब अधिक होगा, विलायक का वाष्प दाब कम होगा विलयन का। अब हमें ये समझना है कि ये विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक क्यों है, या विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो गया। तो ध्यान देंगे, हमने क्या किया है, विलायक के अंदर कैसा विलय मिलाया है, अवाष्पशील। और जो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया हो रही थी वो कहां से हो रही थी, इस द्रव पदार्थ की सतह से अणु जो है वो वाष्प में बदल रहे थे। यानी वाष्पीकरण एक पृष्ठीय परिघटना है, सतह पर होने वाली घटना है। हमने क्या किया, अवाष्पशील विलेय इस विलायक में मिलाया। तो क्या होता है कि जो ये विलेय पदार्थ है ये विलायक की सतह को घेर लेते, कुछ स्थान जो है वो विलायक के अणुओं द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है, घेर लिया जाता है। यानी विलायक की तुलना में विलयन के अंदर सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। विलायक की तुलना में विलयन में इस सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। तो जैसे ही कमी होगी इस सतह से वाष्प के अणु जो है वो कम बनेंगे, या द्रव से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो पहले की तुलना में क्या होगी, कम होगी। इसी कारण विलयन के अंदर यहाँ जो खाली स्थान है वहां पर वाष्प की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी विलायक की कंपैरिजन में। इस कारण विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ये किसके लिए है, जब विलेय पदार्थ कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, और विलायक कैसा होना चाहिए, वाष्पशील। तो विलयन में जो वाष्प दाब कम हुआ है, इस वाष्प दाब में होने वाली कमी को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। विलायक की तुलना में कितना कम हुआ है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे परिभाषित किया जाएगा कि विलायक के वाष्प दाब में से, किसके वाष्प दाब में से, विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा दें, यानी जितनी कमी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ मैंने एक सिंबल काम में लिया है PA0। ये PA0 जो है वो किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P जो है वो विलयन के वाष्प दाब को। तो PA विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक है। कितना अधिक है, इसके लिए हमने इसको घटा दिया है। इसको हम सिंबल दे देंगे डेल्टा P। डेल्टा P बराबर PA0 माइनस P, ये कहलाएगा हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।